कहानी की शुरुआत भविष्य के उस समय से होती है जब दुनिया एक विश्व युद्ध में तबाह हो चुकी है और 100 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। अब बड़े बड़े शहर जहरीली हवा की वजह से वीरान हो चुके हैं। पूरी दुनिया अंधेरे से ढकी हुई है और अब दुनिया में सिर्फ एक आखिरी जगह बची है जहां इंसान रह सकते हैं। बाकी की जगह इतनी कठोर और जहरीली हो चुकी है कि वहां कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब वहां कुछ ही जानवर बचे हैं जो समय के साथ म्यूटेट होकर आपस में एक दूसरे को खाकर जिंदा रहते हैं। इस वजह से ज्यादातर लोग उस आखिरी शहर से बाहर जाने का सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि एक बार जो बाहर गया उसका जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। अब इस आखिरी शहर पर एक राजा और एक चर्च का राज है। कोई भी उनके नियम नहीं तोड़ सकता। आज एक औरत जिसका नाम एलिस है, उसे चर्च के लोग मारने वाले हैं, क्योंकि उसके पास लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति है और चर्च को लगता है कि उसकी ये शक्ति उनके लिए खतरा है। इसलिए चर्च गार्ड का लीडर अर्ल एलिस को फांसी देना चाहता है। लेकिन तभी एलिस अपनी सम्मोहन शक्ति से एक गार्ड को यह भ्रम देती है कि वो खुद उसकी जगह फांसी पर लटक रहा है। गार्ड अपनी जान बचाने के लिए रस्सी काट देता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसने असल में एलिस की रस्सी काट दी है। वो एलिस को अपनी तरफ भागते देखता है और जब गोली चलाता है तो पता चलता है कि उसने गलती से अपने ही एक गार्ड को मार दिया है। एलिस उसे ये सब करने पर मजबूर कर रही होती है। फिर अर्ल उस गार्ड को मार देता है, क्योंकि वो एलिस के भ्रम में आकर अपने ही लोगों को मार रहा होता है। इसके बाद अर्ल आदेश देता है कि एलिस को वैसे भी मार दिया जाए, लेकिन एलिस एक एक कर सभी को मार देती है। अंत में जो बचा हुआ आखिरी नेता होता है, वो अर्ल को उसी की रस्सी से फांसी देता है और भाग निकलता है। दूसरी ओर एक शिकारी जिसका नाम बॉयस है, वो अकेले शहर की तरफ आ रहा होता है। अचानक एक सुरंग से गुजरते हुए वो रुक जाता है, क्योंकि उसे खतरे का अंदेशा हो जाता है। उसके साथ एक साथी भी होता है। तभी कुछ लुटेरे आकर उसके घोड़े से हथियार चुराने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बॉयस की बंदूक पर एक दोमुहा सांप बैठा होता है। सांप अचानक कॉलर को डस लेता है। फिर बॉयस अचानक हमला करता है और एक एक करके सभी लुटेरों को मार देता है और उनके हथियार ले लेता है। जब वो निकलता है तो अपने दोस्त सांप को भी साथ ले लेता है। उधर एलिस, जो चर्च से बच निकली है, एक अंधी औरत के पास शरण लेती है। वो औरत एलिस से कहती है कि चर्च असल में उसकी शक्ति से डरता है, क्योंकि उसकी शक्ति उनके शासन को खत्म कर सकती है। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी रानी चुपके से अपने सहायक जेम्स के साथ एलिस से मिलने आती है। वो अपने गार्ड को बाहर भेज देती है और अकेले में एलिस से कहती है कि वो खुद चर्च के उस फैसले से खुश नहीं है जिसमें उसे मारने को कहा गया था, लेकिन वो अपने पति राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। या फिर शायद वो खुद ही चर्च को खत्म करना चाहती है, लेकिन अपने पति की वजह से कुछ नहीं कर पा रही। अब रानी एलिस से कहती है कि वो एक मिशन पर जाए और पता लगाए कि स्कल रिवर नाम की एक जगह पर उस प्राणी को कैसे ढूंढा गया जो वहां उनके गार्डों को मार रहा है। एलिस को वहां जाकर उस प्राणी को 6 दिनों के भीतर मारना है। फिर रानी खुद सत्ता संभाल लेगी और चर्च के राज को खत्म कर देगी, क्योंकि जो गार्ड पहले भेजे गए थे वे उस प्राणी को मार नहीं पाए। इसलिए अब वो एलिस से मदद मांग रही है, क्योंकि इस डरावनी दुनिया से इतनी आसानी से कोई नहीं बच सकता। अब एलिस को यह खतरनाक रास्ता तय करके उस प्राणी को मारना होगा और एलिस की जान भी खतरे में है। इसलिए वो इस मिशन पर जाने को राजी हो जाती है, क्योंकि अगर वो इसमें सफल होती है तो चारों राज्यों का अंत हो जाएगा और वो भी इस शहर में रह पाएगी। रानी एलिस को इस मिशन के लिए बड़ी रकम नहीं देती, क्योंकि वो इस खतरनाक दुनिया में अकेली जिंदा नहीं रह सकती। उसे एक कुशल इनामी शिकारी की जरूरत है जो उसे सुरक्षा दे सके। लेकिन जब वे निकलते हैं, तब रानी का सहायक जेम्स चुपके से एलिस को चेतावनी देता है कि कौन जाने रानी उस शक्ति को संभाल भी पाएगी या नहीं। इसलिए उसके हिसाब से एलिस को यह पैसा रख लेना चाहिए और जानबूझकर मिशन को असफल करना चाहिए। इससे दोनों को फायदा होगा। जेम्स उसे मनाने के लिए एक कीमती घड़ी तोहफे में देता है। इसी बीच वो वापस आती है और अपने बूढ़े पति राजा को देखती है, जो अब मरने की कगार पर है। रानी अब नर्सों को कहती है कि राजा की अच्छे से देखभाल करें और फिर बॉयस से मिलने साल 2011 में जाती है। असल में रानी चुपके से बॉयस के साथ रिश्ता रखे हुए है, इसलिए वो एलिस को इस्तेमाल करना चाहती है ताकि सब कुछ अपने नियंत्रण में ले सके और फिर कोई भी उसे रोक न पाए। अब शाम के वक्त जब बॉयस बार में अकेला बैठा होता है, तब एलिस उससे मिलने आती है।
असल में वो उसे किराए पर लेने आई होती है। वो उसे अपने मिशन के बारे में बताती है कि कैसे उन्हें इस खतरनाक जगह से होकर गुजरना होगा और स्कल रिवर पहुंचना होगा, जहां उन्हें एक खतरनाक प्राणी का सामना करना है। स्कल रिवर, जो आज की दुनिया की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है, वही जगह है जहां उनका सामना उस प्राणी से होगा। और यह मिशन इतना खतरनाक है कि वो सीधे शहर के सबसे खतरनाक शिकारी बॉयज के पास आई है। दो, यहां एलिस उसे वो महंगी घड़ी भी देने की पेशकश करती है जो जेम्स ने उसे दी थी। हालांकि बॉयस वही है जो एलिस को चेतावनी देता है कि बाहर की दुनिया, जितनी वो सोचती है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर वो एलिस को बचा ना पाया तो क्या होगा? लेकिन एलिस भी उसे ये छूट देती है कि अगर खतरा ज्यादा बड़ा हो जाए तो वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर अपनी जान बचाकर लौट सकता है। जैसे ही वे ये सब चर्चा कर रहे होते हैं, चर्च के गार्ड एलिस को पकड़ने आ जाते हैं और बॉयस और एलिस दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच जब एक गार्ड उन पर गोली चलाने वाला होता है, बॉयस उस पर अपनी दोनों ही सांप फेंक देता है और वो सांप एक एक करके सभी गार्ड्स को डसने लगता है। तभी गार्ड्स का लीडर अर्ली वहां आ जाता है, जिसे एलिस फांसी देना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह बच गया था और अब एलिस से बदला लेने आया है। गार्ड लीडर अर्ली आखिरकार उस सांप को मार देता है, लेकिन तब तक एलिस और बॉयस वहां से भाग चुके होते हैं। इसी बीच चर्च लीडर पैट्रियार्क एलिस और बॉयस को पकड़ने और उन्हें कड़ी सजा देने का आदेश देता है, क्योंकि उन्होंने कई गार्ड्स को मार दिया था। इसके अलावा जब एलिस चर्च से भागी थी तो उसने जो शहरवासियों को देखा, उन्होंने चर्च के खिलाफ पेंटिंग बनाकर विरोध करना शुरू कर दिया था और अगर यही चलता रहा तो सब बगावत कर देंगे। इसलिए चर्च इस विद्रोह की आग को शुरुआत में ही बुझाना चाहता है। अब चर्च के आदेश पर गार्ड्स उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेते हैं जहां एलिस छिपती थी। उसे बुरी तरह पीटने के बाद वे पता करते हैं कि एलिस कहाँ गई है। बूढ़ी औरत से वे जान लेते हैं कि एलिस बॉयज के साथ स्कल रिवर चली गई है। सच्चाई जानने के बाद भी वे बूढ़ी औरत को मार डालने का आदेश देते हैं। इसके बाद गार्ड लीडर अर्ली के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाती है जो एलिस और बॉयज को ढूंढकर उन्हें मार डालेगी, ताकि शहर के बाकी लोग भी बगावत करने की हिम्मत न करें। इधर बॉयस और एलिस मुख्य शहर छोड़कर पहले सेफ जगह देखकर रात बिताने का फैसला करते हैं। बॉयस, जो अब तक लड़ाइयों में थक चुका था, अब फिर से वैसी ही एक और दोमुही सांप खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। अगले दिन पूरा दिन यात्रा के बाद वे एक व्यापारिक चौकी पहुंचते हैं जहां रोज और उसकी बहन मारा रहती है। असल में मारा और बॉयस के बीच भी एक संबंध बन जाता है, यानी बॉयस का रिश्ता न केवल रानी से बल्कि मारा से भी बन जाता है। रात के खाने पर एलिस उन्हें बताती है कि 6 दिनों के भीतर स्कल रिवर पहुंचकर उस प्राणी को मारना जरूरी है, लेकिन जिस रास्ते से वे जा रहे हैं उसमें ज्यादा समय लगेगा। तब वो बताती है कि एक पुराना रास्ता है जिससे समय पर पहुंचना संभव है, लेकिन वो रास्ता बेहद खतरनाक है। अब उनके पास समय कम है, इसलिए जोखिम उठाना ही पड़ेगा। फिर बॉयस मारा के साथ समय बिताता है और सो जाता है। सुबह वे तैयार होकर फिर स्कल रिवर की ओर बढ़ते हैं। बॉयस एलिस को चेतावनी देता है कि अब तक तो सब सुरक्षित था, लेकिन इसके बाद वे कभी किसी जीवित इंसान को नहीं देखेंगे, बल्कि म्यूटेंट्स और अन्य खतरनाक चीजें उन्हें घेर लेंगी। पीछे से गार्ड्स का काफिला भी ट्रेन से उनके पीछे आता है, जिसकी अगुवाई गार्ड लीडर अर्ली कर रहा होता है, ताकि वे एलिस और बॉयस को पकड़ सकें और मार सकें। जब शहर की रानी को ये खबर मिलती है, वो चर्च लीडर से लड़ने जाती है। चर्च लीडर पैट्रियार्क कहता है कि ये तो चर्च के लिए अच्छा ही है। अगर एलिस और बॉयस मर जाते हैं तो जनता को संदेश दिया जा सकेगा कि चर्च के खिलाफ जाने का अंजाम यही होता है। लेकिन रानी चर्च लीडर को ये सच नहीं बता सकती कि उसी ने एलिस को मिशन पर भेजा था और वो खुद बॉयस के साथ गुप्त संबंध रखती है। दूसरी ओर चर्च लीडर की भी अपनी योजना थी। एक बार राजा मर जाए तो वो रानी को भी रास्ते से हटा देगा और फिर केवल चर्च ही अंतिम शहर पर राज करेगा। इधर गार्ड्स की ट्रेन व्यापारिक चौकी तक पहुंच जाती है और वे रोज और मारा को यातना देकर पूछते हैं कि बॉयस और एलिस कहाँ गए हैं। शुरुआत में वे कुछ नहीं बताते, लेकिन जब मारा अपने भाई को तकलीफ में देखती है तो मजबूर होकर बता देती है कि बॉयस और एलिस समय बचाने के लिए शॉर्टकट से स्कल रिवर की ओर गए हैं। सच्चाई जानने के बाद भी गार्ड लीडर अर्ली उनके घर को जला देता है और उन्हें भी मारने का आदेश देता है। इस बीच एलिस और बॉयस अपनी यात्रा के तीसरे दिन में पहुंच चुके हैं
और अब उनके पास उस भयानक प्राणी को मारने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। वे अब एक तबाह हो चुके शहर रिफ्ट पहुंचते हैं। इस शहर को पार करने के लिए उन्हें एक केबल कार का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि शहर के बीच में एक विशाल खाई बन गई है जिसे केवल केबल कार से ही पार किया जा सकता है। बॉयज बताता है कि एक ड्राइवर साइरस है जो उन्हें केबल कार से पार कराएगा, बस कुछ पैसे देने होंगे। लेकिन जब वे साइरस को बुलाते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उसे पहले ही मार डाला है, यानी गार्ड्स उनसे पहले ही यहां पहुंच चुके हैं। अब एलिस और बॉयज चारों ओर से गार्ड से घिर जाते हैं। यहां सभी गार्ड्स ने चश्मा पहना हुआ है ताकि एलिस अपनी आंखों से उन्हें हिप्नोटाइज न कर सके। अब गार्ड लीडर अर्ली बॉयज से कहता है कि उसने एलिस का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी और उसे मारा को दिखाता है। मारा कुछ कहने ही वाली होती है कि अर्ली उसे गोली मार देता है। मारा को मरते देख बॉयज बुरी तरह टूट जाता है और गुस्से में गार्ड्स पर टूट पड़ता है। अब यह मिशन उसके लिए व्यक्तिगत हो चुका है। एलिस भी उसका साथ देने के लिए गार्ड्स पर हमला कर देती है। वे दोनों बहुत कुशल योद्धा थे और एक दूसरे को बार बार चौंकाते रहे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि यहां बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं। इस तरह से आगे बढ़ना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने लड़ते लड़ते भागने का फैसला किया। तभी अर्ली ने एक बहुत बड़ी तोप उठाई और उन पर गोली चलाई, लेकिन वे किसी तरह बच गए और जल्दी से बस में चढ़कर खाई पार करने लगे। तभी कुछ गार्ड्स बस तक पहुंच गए और एलिस और बॉयज को उनके साथ अपनी जान की लड़ाई लड़नी पड़ी। बस केबल से चलते हुए आगे बढ़ रही थी। दोनों ने गार्ड्स को एक एक कर बस से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। कुछ गार्ड्स बस की छत पर चढ़ गए और गोली चलाने लगे। तब बॉयज ने बस के अंदर गार्ड से लड़ाई की और एलिस ऊपर चढ़कर छत पर गार्ड से भिड़ गई और एक एक करके सबको गिरा दिया। छोटे गार्ड्स भी उनके पीछे लगे थे। इस बीच दूर खड़ा गार्ड लीडर अर्ली देख रहा था कि उसके गार्ड्स एक एक कर मरते जा रहे हैं, इसलिए उसने बस की केबल को काटने का आदेश दिया ताकि बस खाई में गिर जाए। एक केबल कटने के बाद बस आधी लटक गई। एलिस ने किसी तरह खुद को संभाला और बॉयज ने उसे नीचे गिरने से बचाया। फिर दूसरा केबल भी कट गया, जिससे बस सीधे नीचे गिरने लगी। लेकिन किस्मत से बस पूरी तरह नीचे नहीं गिरी और एक गुफा के किनारे अटक गई। एलिस और बॉयज तेजी से गुफा के अंदर भाग गए। इसी समय पीछे से अर्ली ने गोली चलाई जो बॉयज के कंधे में लगी, लेकिन इससे पहले कि वो सिर पर गोली मारता, एलिस उसे खींचकर सुरक्षित जगह ले गई। अब एलिस ने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और बॉयज का इलाज किया। उसने बॉयज के शरीर से गोली निकाली और उसके घाव पर टांके लगाए। अब वो सुरक्षित था। लेकिन मारा की मौत देखकर बॉयज ने कसम खाई कि अब वो किसी भी चर्च गार्ड को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी बीच शहर में रानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है और वह जानती है कि बच्चा राजा का नहीं बल्कि बॉयज का है, लेकिन बाहर किसी को इसकी जानकारी नहीं है। और अब जब उसके पास एक उत्तराधिकारी है तो उसे अपने पति को जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं। रानी चुपचाप राजा की हत्या कर देती है। दूसरी ओर एलिस और बॉयज आगे बढ़ते हैं और एक पुराने खतरनाक मिलिट्री बेस शैडो बैन तक पहुंचते हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है क्योंकि यहां म्यूटेंट्स है, लेकिन सफर बचाने के लिए उनके पास इसी शॉर्टकट का रास्ता है। तभी उन्हें पीछे से गार्ड ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। पूरे दिन चलने के बाद वे एक छोड़ी हुई इमारत में छुप जाते हैं। वे फैसला करते हैं कि रात यहां नहीं बिताएंगे क्योंकि रात में खतरा बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति को पूरी रात जागकर पहरा देना होगा और हमेशा आग जलाए रखनी होगी ताकि अगर म्यूटेंट्स हमला करें तो वे आग से डर जाएं। असल में आग म्यूटेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन सोने से पहले ही उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। इसका मतलब था कि म्यूटेंट्स आ चुके हैं। बॉयज योजना के अनुसार आसपास आग लगा देता है ताकि म्यूटेंट्स डरकर पास ना आ सकें। लेकिन म्यूटेंट्स आग के बीच से हमला शुरू कर देते हैं। दोनों एलिस और बॉयज म्यूटेंट्स पर गोली चलाकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अब पूरी तरह इंसान नहीं रहे थे। उन्हें अब दर्द का एहसास नहीं होता था। वे बस भूखे राक्षस बन चुके थे। बॉयज बार बार तेल के टैंकर फोड़कर उन्हें डराने की कोशिश करता है। एलिस भी लगातार लड़ाई करती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वे लगातार मजबूत होते जा रहे थे। जब वे एलिस को खाने के लिए आते हैं तो एलिस अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है। वो जैसे ही म्यूटेंट्स के पास आती है उन्हें सम्मोहित कर देती है।
उनके दिमाग में ये भ्रम पैदा कर देती है कि वे आग में जल रहे हैं। फिर एक एक कर सारे म्यूटेंट्स भ्रम में जलने लगते हैं और अंत में आग की तीव्रता बढ़ाकर सभी म्यूटेंट्स को मार दिया जाता है। कुछ समय बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो बूढ़ा आदमी पूछता है कि इतनी आग के बावजूद तुम दोनों कैसे जिंदा बचे और सिर्फ म्यूटेंट्स कैसे मरे। तब एलिस कहती है कि असल में वहां कोई आग नहीं थी। उसने म्यूटेंट्स को सम्मोहित करके उनके दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया था कि वे जल रहे हैं, क्योंकि बॉयस पहले ही कह चुका था कि आग म्यूटेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए आग के सिर्फ भ्रम से ही वे मर गए, जबकि असल में कोई आग नहीं थी। लेकिन इस दौरान एक वृद्ध भी उसी भ्रम में फंसकर मर जाता है। अब तक बॉयस हमेशा सफर में एलिस को बचाता रहा था, लेकिन इस बार एलिस की खास ताकत काम आई। अब वे लोग स्कल रिवर के बहुत नजदीक आ चुके थे, जहां से वे एक दिन में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते थे। दूसरी ओर जब शहर के राजा की मौत होती है तो घोषणा की जाती है कि रानी के गर्भ में पल रहा बच्चा अब शहर का नया राजा बनेगा। लेकिन शहर के बाकी नेता जो इस बात से खुश नहीं थे, वे अपने गार्ड्स को संदेश भेजते हैं कि किसी भी हाल में एलिस और बॉयस को मार दिया जाए। फिर रानी और उसके साथी पूरे शहर पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन यहां रानी को समझ में आ जाता है कि चर्च के लोग असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो अपने सहायक जेम्स को फंसा लेती है और उससे वादा करती है कि अगर वह उसके लिए चर्च के लोगों को हटा देगा तो वो उससे शादी कर लेगी और दोनों मिलकर राज करेंगे। इस बीच एलिस और बॉयस, जो अब ट्रेन गार्ड से भाग रहे थे, महसूस करते हैं कि इस रफ्तार से वे ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। देर सवेर पकड़े जाएंगे। इसलिए वे एक आखिरी योजना बनाते हैं। एलिस अकेली ट्रेन के सामने खड़ी हो जाती है और जब ट्रेन के गार्ड्स उसे देखते हैं तो चलती ट्रेन एलिस का पीछा करने लगती है। लेकिन गार्ड्स नहीं जानते थे कि ये सब एलिस और बॉयस की योजना का हिस्सा है। वे ट्रेन को फंसा देना चाहते थे। एलिस ट्रेन को एक टूटी हुई पुलिया की तरफ ले जाती है और खुद कूद जाती है, जहां पहले से बूढ़ा आदमी उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़ा था। वहां ट्रेन रुक नहीं पाई और सीधे नीचे गिर गई और चकनाचूर हो गई। इस तरह पीछे के सारे गार्ड्स एक ही झटके में खत्म हो गए। ये खबर चर्च के लीडर तक पहुंचती है। वो तय करता है कि अब रानी को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी पीछे से जेम्स और उसका समूह चर्च के नेताओं पर हमला कर देते हैं, क्योंकि रानी पहले ही जेम्स को अपनी तरफ मिला चुकी थी। जेम्स एक एक करके सभी चर्च के सदस्यों को मार डालता है और अब रानी पूरे शहर की इकलौती नेता बन जाती है और इनाम के तौर पर वो रात जेम्स के साथ बिताती है। दूसरी तरफ बॉयस और एलिस आखिरकार इतनी भयानक यात्रा के बाद स्कल रिवर तक पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जहां कभी समुद्र हुआ करता था, लेकिन अब पानी सूख चुका है और सब कुछ बदल गया है। यहां कई लोग मारे गए थे, इसलिए यहां चारों ओर लाखों कंकालों के ढेर लगे हैं। इसी डरावनी कहानी के कारण इस जगह का नाम स्कल रिवर पड़ा। बॉयस और एलिस को यही आकर उस प्राणी को ढूंढना था, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी और रानी ने आज रात तक का समय दिया था। रात में एलिस चांदी की ब्लेड्स लेकर तैयार हो जाती है और बॉयस उसे समझाने आता है, क्योंकि पता नहीं वह प्राणी कब उन पर हमला कर दे। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा का चांद निकलता है, अचानक बॉयस का शरीर बदलने लगता है और यही सबसे बड़ा मोड़ आता है। असल में बॉयस ही वो भेड़िया था जो पूर्णिमा की रात को बदलता था और यहां लोगों की हत्या करता था। हालांकि बॉयस खुद को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एलिस को इसकी पहले से जानकारी थी, इसलिए वो उसे साथ ले आई थी। लेकिन वो उसे पूरे होश में मारे बिना कुछ नहीं कर सकती थी। अब बॉयस भेड़िया बन चुका था। एलिस उस पर चांदी की ब्लेड से हमला करती है। हालांकि बॉयस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन एलिस पहले से तैयार थी। वो फिर से उसे भ्रम दिखाती है और नीचे से ब्लेड से हमला करती है। उसने पहले ही बूढ़े आदमी पर म्यूटेंट के साथ प्रयोग करके परीक्षण कर लिया था कि वो कैसे भ्रम दिखाकर मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकती है। अब एलिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बॉयस पर हावी हो जाती है। कुछ देर बाद जब बॉयस फिर से इंसानी रूप में लौटता है तो वो बुरी तरह घायल हो चुका होता है।
तब एलिस उसे पानी पिलाती है और कहती है कि जब उसने पहले उसकी गोली निकाली थी और उसका घाव सिलाई से बंद किया था, तब उसने चुपके से उसके शरीर में एक चांदी की प्लेट रख दी थी, जो धीरे धीरे उसके शरीर में जहर की तरह फैल रही थी। इसी वजह से बॉयस धीरे धीरे कमजोर होता गया, ताकि जब समय आए तो एलिस उसे हरा सके। उसने शुरू से ही सारी योजना बना रखी थी। हालांकि एलिस उससे माफी मांगती है, क्योंकि अब तक बॉयस ही था जिसने हर बार उसे बचाया था, और अब एलिस उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। जब चांद निकलेगा तो वो फिर से वेयरवुल्फ में बदल जाएगा, इसलिए उसे मारना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद आखिरकार चांद निकलता है और एलिस रानी से किया हुआ अपना वादा पूरा करती है। वो वेयरवुल्फ बने बॉयस को मार देती है और उसके शरीर से वो हिस्सा निकाल लेती है जिससे रानी को ताकत मिलनी थी। फिर वो बूढ़े आदमी को दफनाती है और शहर लौटती है, जहां लोग अब उसके नाम पर विद्रोह कर रहे थे। वहां एलिस रानी को ऑरवुल्फ का हिस्सा देती है और कहती है कि उसका काम पूरा हो गया है। लेकिन जब रानी को पता चलता है कि वह प्राणी असल में वही लड़का था जिससे वो प्यार करती थी और जो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता था, तो वो टूट जाती है। जेम्स, जो हमेशा सोचता था कि रानी उससे प्यार करती है, सच्चाई जानकर गुस्से में आ जाता है कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रानी, जो बॉयस की मौत से दुखी थी, गुस्से में आकर जेम्स को मार डालती है। इसी बीच शहर में लोगों का विद्रोह चरम पर पहुंच चुका था। चर्च पहले ही नष्ट हो चुका था, जिससे असली सत्ता का आधार भी खत्म हो गया था। अब लोगों ने रानी के गार्ड्स को भी हरा दिया था और सभी आजाद हो गए थे। रानी भी खुद को खत्म कर लेती है और शहर में लोकतंत्र वापस आ जाता है। इसी बीच ये भी पता चलता है कि बॉयस पूरी तरह मरा नहीं था। वेयरवुल्फ की खाल धूप में जलती है। असल में एलिस ने केवल उसकी वेयरवुल्फ रूप को नष्ट किया था। रानी ने एलिस को पहले ही बताया था कि वेयरवुल्फ के ऊपर एक अलग त्वचा होती है। अगर वो उसे रानी को लाकर देती तो रानी को ताकत मिलती। लेकिन जब रानी को पता चलता है कि ऑरवुल्फ बूढ़ा हो चुका है, तो वो उसे लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। बॉयस वापस शहर लौटता है, जहां एलिस अपने ऑफिस में बैठी लोगों की समस्याएं सुलझा रही होती है। बॉयस उससे मिलने आता है। अब वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब से हमेशा साथ रहेंगे। वो खाल भी नष्ट हो चुकी थी और इस तरह फिल्म एक सुखद अंत के साथ खत्म हो जाती है।